द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। पिछले मंडे और ट्यूसडे को और उससे पिछले सप्ताह में जो फ्राइडे को जो गिरावट थी बाज़ारों में, उसने होश उड़ा दिए थे लोगों को, हालत ख़राब कर दी थी। और अमेरिका से ये खबरें आ रही थी, जापान से आ रही थी, अमेरिका की खबरें थी, मंदी के दौर शुरू हो गया, अमेरिका में मंदी आ रही है। ये एक प्लांट कॉन्स्पिरेसी होती है कई बार बाजार में। कोई मंदी की शुरुआत नहीं होती है आसानी से। मंदी के जो फैक्टर्स हैं, केवल मात्र एक फैक्टर से कभी मंदी नहीं आती है, एक फैक्टर से तेज़ी नहीं आती है। जैसे दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस पर कई देवी देवताओं को मिलन होता है, कई कारण हैं। श्री राम वन से लौटे थे, भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और कई त्यौहार है साथ साथ में, गोवर्धन की पूजा होती है। तो कई चीज़ों को मिलकर के एक बड़ा इवेंट होता है। तो तेजी और मंदी खाली एक कारण से नहीं आएगी कभी भी, आप देख लीजिए। अगर एक कारण से तो कोई झटका 2-3 दिन के लिए खाता है बाजार। लंबे जो लॉन्ग बुल फैज या लॉन्ग बियर फैज, ये कई कारण जब मिलते हैं, जब आते हैं, और ख़ास तौर से इसमें राजनीति का मतलब जो है बहुत बड़ा योग होता है। तो खैर एनीवे, ज़्यादा टाइम अपन ख़राब नहीं करेंगे। हम आज जो हमारी मुख्य चर्चा का विषय होगा, वो चर्चा का विषय होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। इसके मुख्य जो चीज़ें हैं, मुख्य मेन फैक्टर्स हैं, इस संबंध में पूरा तथ्यान्वेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, कि एक तो मेरे पूरे वीडियो को देखा करें। जितने भी मेरे वीडियोज हैं सबको पूरा देखें। 2 मिनट 4 मिनट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई टिप्स नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को शेयर बाज़ार में स्टडी करके परिपक्व बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। मेरा काम टिप नहीं देना, नहीं, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। तो मेरे आधार पर मैं कोई शेयर की स्टडी भी देता हूँ, और उसके आधार पर आप कोई ख़रीदारी ना करें। मेरा ये निवेदन है आपसे। आपको कोई भी ख़रीदारी करनी है उस संबंध में तो आप काफ़ी स्टडी करें खुद। मैंने आपको साइट बता रखी है कि इन साइट्स पर काफ़ी फिगर्स को देख लें। उनको देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्रोथ साफ दिखाई देगी, बढ़त है या नहीं है, ये देख लीजिए आप। तो प्रॉफिट में और सेल में, और क्या देखना है। इतना भी देख लोगे तो आप लोग मात नहीं खाओगे। अनदर थिंग, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखें, और इसको मतलब कोई ख़रीदारी मेरे कहने से ना करें, और पूरा वीडियो देख करके फिर कोई मंतव्य बनाएं। और जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसमें कुछ लोग कंपनियों के नाम बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वो सिनोनिमसली मिलने वाली कई मेरे को मैं देखता हूँ, जो साइट पर जब मैं ढूंढता हूँ शेयर का नाम, वो शेयर का नाम निकल के आता ही नहीं। तो नाम थोड़ा पूरा देने आप लोग, और एक साथ 5-6 शेयरों के बारे में ना पूछें, एक बार में 1 या 2 शेयरों के बारे में पूछें। क्योंकि मैं अब कितना लिख पाऊँगा आप बताइए हाथ से। उसमें मुझे टाइप करना पड़ता है, कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, तो समय तो कम रहता है। आप देखिए, तो 1 या 2 सवाल पूछ लें आप, चाहे रोज़ पूछें आप। मतलब आप मान लीजिए 20 लोग भी अगर 2-2 शेयर पूछेंगे तो 40 शेयर हो गया या नहीं हो गया। तो ये ऐसा करें, कोई भी सवाल हो साफ़ सुथरा क्वेश्चन स्पष्ट पूछें। तो ये बात है। अब आज हम रियल एस्टेट आने वाले दिनों में कैसा रहेगा इस पर विचार करें। तो मैंने आज ख़ास तौर से 3 कंपनियों पर विचार कर रहा हूँ मैं। 3 कंपनियों में सबसे पहले चलते हैं DLF। तो पहले तो ये विचार कर लेते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो होल के ऊपर ये विचार कर लेते हैं कि इसकी जो नेचर कैसी है। ये हाई बीटा सेक्टर है, इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन जायदाद का मामला है, मोटी पूंजी का मामला है, कैपिटल इंटेंसिव मामला है। और आप देखिए कि सैचुरेशन भी आ जाता है, 3-4 साल चलने के बाद में सैचुरेशन आता है, क्योंकि वो वैक्यूम इकट्ठा हो जाता है। और उस वैक्यूम को कोई छोटा मोटा हो, मान लो किसी कंपनी के लक्ष्य के पास में मान लो 1 लाख कार्टन इकट्ठे हो गए लक्ष्य साबुन के, तो वो महीने 2 महीने में निकाल देगा उसको। लेकिन दोस्तों, ये एक जो प्लॉट है ना, एक फ्लैट है, वो 2-2 करोड़ का होता है। मतलब
उसको मान लो किसी कंपनी के पास में 2000 फ्लैट्स की इन्वेंट्री इकट्ठी होगी, जब झटका लगता है ना बाजार को, रियल्टी सेक्टर बहुत बड़ी पूंजी पर आधारित काम है। तो जब अब आप देखिए इतने आदमी खरीदते 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 जा रहे हैं, ये इन्वेस्टर है। एक्चुअल यूज़र जो है ना, वो इतने फ्लैट थोड़ी खरीदेगा, इतने फ्लैटों की बिक्री एक्चुअल यूज़र से नहीं हो सकती है। और आप देखिए अगर वो एक्चुअल यूज़र खरीदता ज़्यादा तो होता क्या कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है। अभी जो ग्रोथ आ रही है वो वेरी वेरी नॉर्मल ग्रोथ है, तो हमेशा आई है, इसमें क्या होगा। LIC हाउसिंग का है, फर्स्ट फाइनेंस है, PNB हाउसिंग है, ये जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनमें हाउसिंग लोन के अंदर कोई ग्रोथ नहीं, खास नहीं कुछ, तो उनमें ग्रोथ आती। ये क्या करते हैं कि मान लो कोई प्रोजेक्ट लाई कोई कंपनी, आज मान लो DLF कोई प्रोजेक्ट लाती है, फ्लैट बेचना चाहती है, तो जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक ठाक इन्वेस्टर हैं, वो दो दृष्टिकोण रखते हुए फ्लैट बुक करवाते हैं। एक तो मान लीजिए इंटरिम प्रॉफिट देना पड़ा, इंटरिम प्रॉफिट कोई मिल गया, साल 6 महीने बाद इसमें प्रीमियम आ गया तगड़ा सा, जैसा कि अभी है, ये अभी है इस वक्त, तो बेच लेंगे अपने फ्लैट को, है कि नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नहीं आया तो भाई उसका पोजीशन ले लेंगे, और तो क्या इलाज। इस दृष्टिकोण से पैसे वाले अब इसमें, लेकिन वो लोग भी हैं कि जिनके पास फ्लैट का पोजीशन लेने की कैपेसिटी नहीं, लोन उनको इतना मिल नहीं सकता, मान लो या मिल भी जाएगा तो लोन से उनके दम निकल जाएगी मतलब, तो इन बिटवीन प्रीमियम आ गया तो यार बेच लेंगे, इसमें तो आ ही जाएगा यार प्रीमियम, ऐसा है यार थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा यार, 20 लाख तो मिल ही जाएंगे अपने को। तो वो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो 10 लाख लगा करके 30 लाख का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 25 लाख का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो ये जब संख्या एक्यूमुलेट होती चली जाएगी तो वैक्यूम इकट्ठा होगा, और वैक्यूम इकट्ठा होकर के मार्केट में सेलर आएगा और बायर कोई मिलेगा नहीं फिर, क्योंकि बायर एक साथ इतना कहाँ से मिलेगा। आज पूरे इंडिया में मान लीजिए 5 लाख फ्लैट बिकने को आ जाए बाज़ार में, तो कोई बायर नहीं मिलेगा, एकाएक बायर नहीं मिलेगा, प्राइसेस क्रैश हो जाती है। और इन कंपनियों के सामने भी ये मुसीबत आ जाती है कि इनकी फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, इनको पोजीशन नहीं लेते लोग, दुनिया भर के झगड़े होते हैं, कंपनी भी सिर्फ प्रोजेक्ट डिले होता है, कंपनी के जो एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं कि भाई अगर लेट पोजीशन देंगे तो हम पेनल्टी चुकाएंगे, और परचेजर के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि अगर वो लेट पेमेंट देगा तो इंटरेस्ट को पे करेगा। तो वो दोनों पार्टियों में गुत्थम गुत्था होती हैं और झगड़े पड़ जाते हैं, और कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। आप देखिए आज गुड़गांव के अंदर 2 करोड़ से नीचे में कोई ठीक ठाक सा फ्लैट भी आने को तैयार नहीं। बेंगलोर के अंदर हालत बहुत ख़राब है, बॉम्बे में बहुत ख़राब है, रियल्टी में बहुत तेज़ी आई है 3-4 सालों में। तो एक अब जयपुर में जैसे मैं देखता हूँ, रियल्टी वालों से पूछता हूँ, प्रॉपर्टी डीलरों से पूछता हूँ, क्यों भाई ज़मीन के भाव आ चुके, रुक गए या अभी और बढ़ेंगे। कहा चन्नी साहब अब तो रुके हुए। तो आप ये देख लीजिए, ये जो प्राइसेज हैं दिसंबर से आज अगस्त चल रहा है, 8 महीने से एक लेवल पर खड़ी है, और आखिरकार ये टूट के मानेंगे। आप मान लो लोग फंस गए इसमें। मैं जहाँ रहता हूँ डेवलप्ड कॉलोनी है, 80,000 रुपये गज का रेट है, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल लैंड का गलियों के अंदर। मेरा तो मेन रोड पे है, लेकिन स्ट्रीट्स में 80,000 रुपये का भाव, 70-80 बोलते हैं। हालांकि मिलता नहीं है, कम है फ्लैट, मकान कम है, ज़मीन कम बची है। और मेरे से जो सेमी डेवलप्ड या अनडेवलप्ड है वहाँ भी ज़मीन 70,000 रुपये गज बोलते। तो वो ज़मीन कैसे डाइजेस्ट होगी। द सेम थिंग इज देयर। एक कॉम्प्लेक्स बना और उसमें मान लीजिए 500 फ्लैट हैं, अब 300 फ्लैट बिक गए, सारे इन्वेस्टरों ने ले लिया, 50 फ्लैट एक्चुअल यूजर ने ले लिए, तो 250 फ्लैट है, 250 फ्लैट एक साथ कैसे बिकेंगे। वो बिल्डर पैसे मांगेगा, उसके पास है नहीं देने को। अच्छा पैसे वाला भी है तो 70 जगह टांगड़ जाए रखता है, मतलब सच्चाई है, वो कहाँ देगा। तो इस तरह से करके सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। आप देखिए सन 11-12 के आसपास गुड़गांव और बेंगलोर का ये हाल हो गया था, और पूना का भी ये हाल हो गया था रियल्टी में, जब ये यूनिटेक वगैरह ये कंपनियां ख़त्म हुई, 8-9 के आसपास ही हो गई थी ख़त्म, तो कि कोई फ्लैट्स का कोई लेवाल नहीं था, और ये कंपनियां ये कहती थी ले लो, किसी भी तरह हमसे ले लो आप। तो ये पोजीशन है। अब इन कंपनियों के डाटा, मतलब इसकी टेंडेंसी जो है ना, ये हैवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है,
और इसमें इन्वेस्टमेंट आप करें बहुत सोच समझ के करें। ना मैं खरीदने की राय दे रहा हूँ ना बेचने की राय दे रहा हूँ, मैं केवल मात्र स्टडीज पेश कर रहा हूँ और इस बिजनेस की टेंडेंसी बता रहा हूँ। होता यह है, अब होगा क्या कि आपको तो पता पड़ेगा 4-5 महीने बाद में, लेकिन जो बुक करने वाले हैं, जो रियल्टी डीलर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनको पता पहले पड़ जाता है। शेयर ब्रोकर्स को और ऑपरेटर्स को पहले पता पड़ जाता है उस कंपनी के। वो तो डेली टेलीफोन करता है कि आज कितने फ्लैट बिके साहब आपके। टेलीफोन से बात होती रहती है उसके चेले चांटों से, जो भी मतलब जो अकाउंट्स वाले हैं और जो भी सेल्स स्टाफ है, अजी आज कितने बिके, आज कुछ कैसा चल रहा है, ठीक है, हाँ साहब बुकिंग अच्छी हो रही है। अब जैसे ही बुकिंग ढीली पड़ी वो माल ठोकना चालू करता है। और मुझे इस क्वार्टर के ये जो रिजल्ट आए हैं ना, 3-4 कंपनियों के रिजल्ट मैंने देखे हैं, जो मैं बताऊंगा भी आपको, उन रिजल्टों से अच्छा आभास नहीं हो रहा है। और इतना हाई पी रेशो, इतनी हाई रेट क्या पूछो मत आप। सिग्नेचर ग्लोबल का पी रेशो 600 है, 600 पी रेशो। जब हम अडानी को कहते थे कि 600 का पी रेशो है तो आश्चर्य था, 600 का पी था, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी जैसी काम में 600 का पी रेशो। भाई अगर ये 100% से भी ग्रो करेगा तो भी इसको 3 साल चाहिए 100 के पी रेशो पे आने के लिए। तो खैर इसके फिगर्स पे देखते हैं। फिगर्स में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डीएलएफ के फिगर लेते हैं, और डीएलएफ की पोजीशन पिछले 3 साल वित्तीय वर्ष 22-23-24 में सेल हुई, बिक्री हुई सन 22 में। नहीं, पहले तो आप ऐसा करते हैं मार्केट कैप और इन पे। मार्केट कैप है 2,08,483 करोड़ रुपए का, 2 पेड अप शेयर है, और इसका प्राइस रेंज रही है 52 वीक्स में 462 से 968, और प्रेजेंट प्राइस है इसका 865 है, 865 इसका प्रेजेंट प्राइस, समझे साहब। तो अब इसकी जो है कि अब सेल पे आ जाता है, 842 है इसकी प्राइस इस समय। अब सेल जो है 22 में 5717 करोड़ रुपये थी, 23 में 5695 करोड़, 24 में 6427 करोड़ रुपये, और टीटीएम सेल 6366 करोड़ रुपये है। इसका मतलब ही साफ है, 4th क्वार्टर के अंदर सेल का घटी है। 4th क्वार्टर की सेल भी बताता हूँ अभी आपको। प्रॉफिट बता दूँ पहले। प्रॉफिट सन 22 में 1500 करोड़ रुपये, सन 23 में 2034 करोड़ रुपये, सन 24 में 2724 करोड़ रुपये, और सन जो टीटीएम है वो 2842 करोड़ रुपये प्रॉफिट है। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है टीटीएम में। अब क्वार्टर 1 की वर्किंग देखते हैं। क्वार्टर 1 में 1362 करोड़ का सेल आई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में सेम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 2135 करोड़ रुपये की सेल थी, तो सेल गिर गई, 2/3 रह गई सेल। और प्रॉफिट 920 करोड़ था, वो गिर के 645 करोड़ रुपये रह गया, और इसीलिए शेयर के रेट गिर गए। मतलब शेयर के रिजल्ट आने से पहले गिर लेते हैं, मतलब क्योंकि ऑपरेटर्स को मालूम रहता है, मैनेजमेंट ऑपरेटर सब सेट हैं। मतलब अच्छा, अब इसका पी रेशो है 73.4 है, सो हाई पी रेशो। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.95% है, तो कर्जे से लदी हुई ये कंपनी आज भी, जबकि पैसा एडवांस ले रही है लोगों से। बुकिंग का पैसा, जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता है, वो पैसा ये हर मतलब स्लैब कास्टिंग पर, हर स्लैब कास्टिंग के टाइम पर 10% ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में तो पैसा लग ही नहीं रहा है इनका, लेकिन फिनिशिंग के टाइम लगेगा वो पैसा। या 10 स्टोरी से ज़्यादा अगर बना रहे हैं तो बनेगा वो पैसा, इनका लगेगा। फिनिशिंग में पैसा बहुत लगता है, ज़मीन में पैसा लगता है, दूसरे प्लॉट प्रोजेक्ट खरीदे उसमें पैसा लगता है। तो ये कर्जे से लदी हुई कंपनियाँ। इसका मतलब साफ है, आरओई का मतलब डेट रिटर्न कम, और ज़रा सा झटका लगता है इनकी दम निकल जाती है। शोभा पे आते हैं। शोभा का पी रेशो 400 का है दोस्तों, 400 का पी रेशो। अब इसकी आप मार्केट कैप 17,233 करोड़ रुपए, प्राइस 1707 रुपये है, आरओई 1.97 में, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.97 में, सब कुछ फ्लॉप। जबकि बंगलोर में बहुत तेज़ी है प्रॉपर्टी में। बंगलोर की कंपनी शिव शंकर शर्मा इसके प्रमोटर हैं, मतलब पी 400, प्राइस अर्निंग रेशो 400 है इसका। अब इसकी सेल देखते हैं, और इसका भी प्राइस रेंज 1 साल के अंदर 400 रुपये से 2200 रुपये हो गया।
रियली वंडरफुल। और इस हालत में हो गया, अब इसकी EPS कुछ भी नहीं है एक तरह से। अब बताते हैं, इसकी सेल 2561 करोड़ रुपए सन 22 में, 23 में 3310 करोड़ रुपए, 24 के अंदर 3097 करोड़ रुपए, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स 2839 करोड़ रुपए, यानी कि फोर्थ क्वार्टर में इसकी सेल घटी है। और नेट प्रॉफिट क्या रहा, 173 करोड़ रुपए 22 में, 23 के अंदर 104 करोड़ रुपए, 24 में 49 करोड़ रुपए, और TTM प्रॉफिट 43 करोड़ रुपए, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, उसमें सेल का भट्टा बैठ गया। और इसकी जो क्वार्टर की जो लेटेस्ट क्वार्टर की बताता हूँ, 640 करोड़ की सेल आई है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के अंदर पिछले साल 762 करोड़ की सेल थी। प्रॉफिट 7 करोड़ था, इस साल 6.6 करोड़ रुपए है। अब आप ये बताइए कि 650 करोड़ की प्रॉपर्टी के सेल पर 6 करोड़ 1% प्रॉफिट, मतलब रियल्टी के धंधे में 1% प्रॉफिट। बताइए, जहाँ ये ज़मीन को 10,000 रुपये गज की ज़मीन खरीदते हैं और 1 लाख 2 लाख रुपये गज में बेचते हैं, हर फ्लैट में, चाहे वो 20वीं मंजिल का फ्लैट हो, उसमें ज़मीन की जो कॉस्ट है, जो ग्राउंड लेवल कॉस्ट है ना, मार्केट रेट है, वो शामिल होती है कैलकुलेशन। उसके बावजूद 1% प्रॉफिट, इसका मतलब देयर इज सम सीरियस लैकुना इन दी कंपनी। और उस कंपनी का शेयर 400 के पी रेशो पे, भाव 2200 रुपये, 10 पेड ऑफ शेयर है। क्या सरप्राइजिंग है। अगर आप हों तो आप डिसीजन ले कुछ सोच साच के भाई साहब। और गोदरेज प्रॉपर्टी की पोजीशन ये है, 22 में सेल थी 1825 करोड़ रुपए, 23 में सेल आई 2252 रुपये, ये गोदरेज प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और 23 में 3036 करोड़। इसमें ग्रोथ मोमेंटम तो रहा है खैर। और TTM 2829, यानी फिर गिर गई, इस फर्स्ट क्वार्टर में गिर गई इसकी भी सेल। तो सारी रियल्टी कंपनियों की सेल फर्स्ट क्वार्टर में गिरी। अब ये जोड़ देंगे कि साहब चुनाव का कारण था। अरे इलेक्शन के कारण प्रॉपर्टी की सेल में कहाँ दिक्कत आ गई, बड़ी लोग बुक तो करवा ही रहे थे कि। लेकिन ये सब बहाना है। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि द सिनेरियो 3 साल चल लिया ना भाई, 22, 23, 24 3 साल चल लिया। शुरू तो 21 से हो गया था ये, लेकिन थोड़ा दिखाई अच्छी तरह से दिखाई 22 में देने लगा। तो जयपुर में, मैंने बताया जयपुर में तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सारे प्रॉपर्टी डीलरों को जानता हूँ, सबसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्टिव आदमी रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं साहब रुकी है, यही कह देते हैं कि साहब सेंटर में मोदी जी दोबारा आ गए इसलिए रुकी है, कोई भी बहाना बना देते हैं। तो ये बात है। अब आप देखिए, ये सेल बता दी मैंने आपको गोदरेज की, 1825 करोड़ रुपए 22 में, 2252 23 में, और 3056 24 में, और TTM 2829 करोड़ रुपये। प्रॉफिट 351 करोड़ रुपए 22 में, 23 में 621 करोड़ रुपए, 24 में 747 करोड़ रुपए, TTM 1132 करोड़ रुपए। ये बढ़ा है, गोदरेज का प्रॉफिट बढ़ा है। और ये पोजीशन ये है कि 900 सेल तो घटी है इनकी, 729 करोड़ रुपए आई है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर में 936 करोड़ रुपए थी। लेकिन प्रॉफिट 319 करोड़ रुपए हो गया इनका, और ये अभी 134 करोड़ था लास्ट ईयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। इस तरह से इन 3 कंपनियों का दोस्तों ये विश्लेषण किया है मैंने। और आप बहुत संभल के चलें, रियल्टी में हाई पी रेशोज़ हैं, और बहुत मतलब पार्टली बुक करो यार, मतलब कम से कम थोड़ा बहुत पार्टली बुक करो, थोड़ा बहुत सोचो समझो। रेल विकास निगम के लिए मैं क्या कहता था कि करो बुक। मैं काफ़ी एनालिसिस देता था, बुक करने की तो खैर मैं नहीं कह सकता, मेरा कोई राइट ही नहीं है। लेकिन अरे तो देखो इसमें इसकी EPS कितनी, 1-1.5 रुपये की EPS आई है क्वार्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-1 रुपये की EPS बैठेगी पूरे साल में। अब 5 रुपये की EPS में दोस्तों क्या होगा ये बताओ। 600 रुपये का भाव पार पड़ सकता है क्या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, इंफ्रा की कंपनी का? 600 का 100 का पी रेशो है क्या ये बताओ। लेकिन ऑपरेटर भी फंस गया है ये है। अच्छा, कितने एनालिस्ट आए, कितनों ने रिकमेंड किया इसको, टीवी पे मैं देखता था, अच्छे सोबर लोग, रेल विकास खरीदो। रेल विकास को 150 करोड़ रुपए का वो मिलता था ना ऑर्डर, हाईलाइट करते थे ऑर्डर मिला विकास को। तो ये सब ये शो करता है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और ये सब मैनेज था ये सब।
और इसको ऑपरेटर के फंसे होने को साबित करते हैं सारे सिम्टम्स। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।